नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली सचिवालय पहुंची रेखा गुप्ता, संभालेंगी सीएम का कार्यभार। आज शाम 7 बजे होगी कैबिनेट की पहली बैठक। राहुल गांधी ने रायबरेली के चरुआ हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। खोखला है ये बजट, यूपी सरकार के बजट पर बोले अखिलेश यादव। यूपी का बजट देखकर बेरोजगारों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, बोले अखिलेश यादव। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कोई भी नई मंडी नहीं बनी है, एक भी जहां उन पर पानी फेरते हुए अमीरों को 266 गज के प्लॉट 171 प्लॉट अलॉट कर दिए। 100 से ज्यादा प्लॉटों की रजिस्ट्री हो चुकी। तो ये जो प्लॉट जहाँ पर बाजारी कीमत 2 लाख रुपए गज है, जहाँ पर सर्कल रेट भी 46,000 रुपए गज है, वहाँ 8100 रुपए गज में रजिस्टर कर दी गई। एक मिली भगत करके और एक ही परिवार के 5-5 प्लॉट भुगतान किया जो क्या एक जो कैंडिडेट 21 नंबर वार्ड से वीरेंद्र भड़ाना चुनाव लड़ रहा है, उसके दोनों बेटा, दोनों बहू और खुद के एक घर में 5 प्लॉट, और जो अपनी इलेक्शन का जो एफिडेविट दिया है उसमें अपनी संपत्ति 11 करोड़ रुपए वो लिख रहा है। वहाँ भी कई महत्वपूर्ण किसान नेताओं से तो 11 करोड़ रुपए की संपत्ति वो उन्होंने बताई अपनी एफिडेविट के तहत। और उस व्यक्ति को वो क्या गरीब में 1,80,000 रुपए से कम आमदनी वाले के लिए स्कीम थी, नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत। और ये EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए थी, लेकिन ये अमीरों के लिए बना दी। एक अधिकारी, फिर ये सरकार छोटा मोटा नहीं, SC लेवल का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर स्मार्ट सिटी विकास मोहन दहिया बनाएंगे, जिसकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपए तो कम से कम होगी, मैं समझता हूँ ज्यादा ही होगी, से मदद करने का काम करेंगे। उसके नाम प्लॉट दिया गया है। कितने क्या वो भी उन्हें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आ गया क्या? की जाएगी। तो इस तरह से बहुत बड़ी धांधली हुई है। इसकी हमने CBI इंक्वायरी के लिए मांग की है। अगर सरकार नहीं करेगी तो आगे का इस पर कार्रवाई करेंगे। जो 200 करोड़ का घोटाला था, कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा में भी उठाया था, उसके बाद मुद्दा विधानसभा में भी इस मामले को उठाने का प्रयास किया जाएगा। नगर निगम के जो चुनाव चल रहे हैं नगर निगम से संबंधित था, ये 200 करोड़ का भी होगा, ये 300 करोड़ वाला भी होगा। और जिस तरह से यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम से लोगों को जो मूर्ख बनाया गया, जो लोगों से झूठ बोला गया, वो भी सारे मुद्दे इसमें उठाए जाएंगे। वे किस तरह से ये BPL कार्डों को कम करने जा रहे हैं, किस तरह से इन्होंने गरीबों को जो पक्के मकान बनने थे, जो प्लॉट दिए जाने थे, उन सब पर इन्होंने पानी फेरने का काम किया। इन्होंने 1,80,000 प्लॉट हरियाणा में दिए जाने थे प्रधानमंत्री आवास योजना को, उस स्कीम को इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो इससे लगता है कि ये बिल्कुल दलित विरोधी, गरीब विरोधी ये सरकार है। और नगर निगम में जिस तरह से हाउस टैक्स के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए लोग जो परेशान हो रहे हैं, वो सभी के सभी लोग इन लोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त है, और इसके लिए लोग अपना वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे। और कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ, और हमारा मेयर भी और पार्षद भी यहाँ नगर निगम में जीत कर आएंगे। अभी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा को हराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। हम महिलाओं की संख्या दुगनी कर देंगे सरकार। सुशील गुप्ता क्या कहते हैं, अब ये घोषणा पत्र में है, सब आपको भी पता है। मैं तो ये कह सकता हूँ, अब आम नहीं है, यहाँ तो आम की जगह गुठलियां हैं, इसलिए गुठलियों पे कोई नहीं जाएगा। 500 करोड़ की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू करेंगे। कहो तो ये मुख्यमंत्री जी पढ़ भी ना पाए। स्मार्ट सिटी बनाते बनाते ये स्मार्ट क्लास भी बनाने लगे हैं।
ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट क्लासरूम बनाई जाएंगी, कंप्यूटर लैब, साइबर लैब, आर्ट रूम निर्माण की जाएंगे, वाईफाई की व्यवस्था की जाएगी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालयों के निर्माण होंगे। आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी रो रही है कि उसे बजट मिल जाए। सोचिए क्या लिखते हैं अपने घोषणा पत्र में कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालय बनाएंगे। जो आपके नाक के नीचे है विश्वविद्यालय, वो फंड के लिए रो रहा है, और बाकी यूनिवर्सिटी कॉलेज का क्या हाल होगा वो आप बेहतर समझते होंगे। स्वस्थ प्रदेश बनाएंगे, इसके लिए हम एड लास्ट में एक दिखाएंगे आपको। पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट को इलाज की जरूरत है, स्वास्थ्य विभाग को, पूरे स्वास्थ्य विभाग को इलाज की जरूरत है। हम लगभग 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे किसी योजना के माध्यम से। 30,000 करोड़ मतलब सरकार अपने हाथ खड़े कर रही है। सरकार नहीं चाहती कि वो इलाज खुद दे, वो चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसमें आए। और जो वित्त मंत्री हैं, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप दोनों स्कीम से मिलकर के शाहजहांपुर का पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया था। उस समय वित्त मंत्री के गृह जनपद का मेडिकल कॉलेज ही में कुछ नहीं हो रहा है। इलाज तो दूर, दवाई तो दूर। जो मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए जो स्टाफ की जरूरत होती है, वो स्टाफ ही नहीं वहां पे। और आपको याद होगा जिस समय मैं सदन में था कि उस मेडिकल कॉलेज में कितने प्रोफेसर की जरूरत है, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत है, कितने अन्य स्टाफ की जरूरत है, उसकी पूरी सूची पढ़ी थी मैंने। जब वित्त मंत्री के अपने गृह जनपद के मेडिकल कॉलेज की ये हालत हो, स्वास्थ्य की ये हालत हो, मैंने जानकारी की है शाहजहांपुर की, एक भी एम्बुलेंस नहीं चल रही वहां पर। फोन मिलाने पर एम्बुलेंस ही नहीं आती है, घंटों इंतजार करने के बाद एम्बुलेंस पहुंचती है। सोचिए वित्त मंत्री के जनपद का ये हाल। और अभी हाल में मैं कैंसर इंस्टीट्यूट गया था, क्योंकि इधर अगर हम डेटा सरकार का देखें तो डायबिटीज, हार्ट, किडनी और कैंसर, इन गंभीर बीमारियों से बहुत गरीब के घर में परेशानी आ रही है। बहुत बड़े पैमाने पे ये बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो पर्याप्त इलाज मिलना चाहिए, समय से इलाज मिलना चाहिए, क्योंकि अगर समय से इलाज मिल जाएगा तो खर्चा भी कम होगा और जीवन भी बचाया जा सकता है। लेकिन समय पे इलाज नहीं सरकार दिला पा रही है। अभी जब मैं कैंसर इंस्टीट्यूट गया, तो जब मैं कैंसर इंस्टीट्यूट में पहुंचा हूं, तो सबसे पहले मरीज जिससे मैं टकराया वो गोरखपुर की थी बेटी एक। सोचिए कैंसर इंस्टीट्यूट में अचानक हम लोग गए, और जब मैंने कैंसर इंस्टीट्यूट के परिसर में गया और मैंने जानना चाहा कि मरीज कहां इंतजार करते हैं, कहां आराम करते हैं, तो वहां पर देखा कि जहां पर ओपीडी बनी हुई है बिल्डिंग की, उसी पर जमीन पर अपना गद्दा बिस्तर लगा करके सो रहे हैं। और जो सबसे पहले मैं टकराया, गोरखपुर की बेटी से टकराया मैं। उसके ब्रेन में पानी निकालने का या ट्यूमर की शिकायत थी, कैंसरस था इसलिए पानी निकाला जा रहा था, उसका फर्दर इलाज होना था। आप सोचिए प्रदेश के मुख्यमंत्री 9 साल से हैं, 9 साल से, और गिनती कर लेना गोरखपुर कितनी बार गए, गोरखपुर कितनी बार पहुंचे हैं। कुंभ का तो गिनती आ गई है, कुंभ में कितनी बार गए वो। अयोध्या की भी गिनती आती है, बनारस की भी गिनती आती है कि ये पहले मुख्यमंत्री जो इतनी बार गए हैं। सोचिए गोरखपुर में जाने के बाद भी कैंसर का इलाज गोरखपुर में ना उनके बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है और ना ही एम्स में है। उस गरीब परिवार को इलाज कराने के लिए लखनऊ आना पड़ रहा है, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हुए कैंसर इंस्टीट्यूट में। सोचिए आप, उसके लिए बजट, पर्याप्त बजट नहीं दे रही सरकार। कितने वर्ष लग गए उन्हें डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। जब मैं एक बार औचक निरीक्षक करने गया था, ऐसे ही औचक निरीक्षक नहीं बोलेंगे, अपने बनाए हुए कैंसर इंस्टीट्यूट को देखने, बजट के दिन
हमारे साथ चौधरी साहब भी थे। तो जब पहुंचे तो पूछा कि डायरेक्टर कहाँ है, तो डायरेक्टर साहब को आने में आधा घंटा लगा। वो आना इसलिए नहीं चाहते कि क्या जवाब दें बजट का। अभी हम लोग विधायक लोग सब गए मिल करके, डायरेक्टर गायब हो गया वहां से, और इसलिए चले गए कि क्या बताएं। वो तो काम करना चाहते हैं, डायरेक्टर डॉक्टर्स काम करना चाहते हैं। वहां इंस्टीट्यूशन में जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं वो अच्छा काम करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने नाम तो बदल दिया लेकिन बजट नहीं दे रहा सरकार। वहां पर जो मशीन आनी थी, पैट स्कैन मशीन, वन ऑफ द बेस्ट मशीन है वहां की, जो लगनी थी आज तक नहीं लग पाई हैं। कई मशीनें इसलिए नहीं लग पा रही हैं क्योंकि ठेकेदार नहीं सरकार तय कर पा रही है। और ठेकेदार क्यों नहीं तय हो रहा, आपसे बेहतर कौन जानेगा। अब ये बात मैं नहीं कह सकता हूं, ये बात लगता है इन्हें पता है, हमारे पत्रकार साथियों को यही बात है, सही कह रही है, लेकिन मैं नहीं कह सकता क्योंकि यूपी भारत है। यूपी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। बताओ, उत्तरांचल के लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, और उत्तरांचल में जमीन नहीं ले सकते हम लोग जाएं तो वहां 370 लगा दिया उत्तराखंड में। तो ये तो मेडिकल की व्यवस्था, किसी मेडिकल कॉलेज में आप चले जाएं और उसमें चले जाएं, जो प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराया गया था, शिलान्यास कराई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अपने प्रधानमंत्री जी के नाम पर, उस यूनिवर्सिटी का हाल क्या है बताइए आप लोग। अब तो बजट में 1 ट्रिलियन वाली बात भी नहीं आ रही है। आप सब लोग बैठे हो, कितनी बार 1 ट्रिलियन आया इसमें? 1 ट्रिलियन कितनी बार आया इस बार? ये 1 ट्रिलियन अगर आया हो तो बताइए आप। और वो 1 ट्रिलियन तो पा ही नहीं सकती है सरकार, जिस गति से ये ग्रोथ रेट हो रही है इसमें कभी नहीं पहुंच सकते वहां तक। क्या और बताएं इनका, सब धोखा ही धोखा है। इन्हें केवल बजट देना चाहिए था अपना जुमला मंत्रालय के लिए, और बजट की पहली लाइन, मतलब सेकंड लाइन जो लिखते हैं बजट की, हम लोग क्या गलत बोल रहे थे? अगर आप बजट की सेकंड लाइन पढ़ेंगे आप, और उस बजट की सेकंड लाइन में लिखा गया है कि हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ, हालांकि वर्ड महाकुंभ कहीं नहीं हमारे वेदों में नहीं है, 144 वर्षों में आता है। तो हम क्या गलत बोल रहे थे बताइए आप? हम लोग भी तो ये बात कह रहे थे कि हर कुंभ 144 वर्ष बाद आता है, हर कुंभ 144 वर्ष बाद ही आएगा। क्या गलत कह रहे हैं? जो बात हम लोग कह रहे थे वो आपने लिख दी अपने बजट के स्पीच में, और इनकी बजट स्पीच बिना उर्दू के पूरी नहीं हुई। लगता है वित्त मंत्री ने बजट गोपनीयता बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को भी नहीं दिखाया। अगर मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया होता तो शायद वित्त मंत्री ये शेर नहीं पढ़ पाते कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। सोचिए आप, ये गोपनीयता उन्होंने बना के रखी, ये सीक्रेसी होती, क्योंकि आप बजट किसी को बता नहीं सकते बजट पेश होने से पहले तक। तो देखिए सरकार में हो क्या रहा है, और उसी का परिणाम आपने कुंभ में देखा कि जो उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड है उसका जो डेटा कहता है, और जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड एनजीटी का जो डेटा कहता है, दोनों में ब्लंडर है, दोनों इंजन टकरा रहे हैं। हो क्या रहा है ये बताइए दिल्ली लखनऊ में? दिल्ली वालों के आंकड़े, दिल्ली वालों का डेटा यूपी वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और यूपी वाले अपना नया डेटा जो स्वीकार करेगी दिल्ली के नहीं करेगी। अब ये बताइए आप, अगर हम दिल्ली वालों के आंकड़ों को मान करके कोई बात करें, कॉन्फ्रेंस किए करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश किया है, क्या मामला रहा? तो करोड़ों नहीं, सैकड़ों, 300 करोड़ कम से कम 300 करोड़ का घोटाला
भाजपा के नेताओं ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां एक बार फिर शराबबंदी को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में अब 24 घंटे दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इस निर्णय के माध्यम से और छोटे व्यापारियों को बड़ा फायदा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांग ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के शहर और जिले अब मेट्रो सिटी की तर्ज पर डेवलप हो रहे हैं और इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी जो नए कानून बनाए हैं, नए अधिनियम लागू किया है इस प्रदेश में कि 24 घंटे दुकान खुले रहेंगे। इसमें सारी दुकानें आ गई हैं, उनकी शराब की दुकानें भी आ गई हैं। इससे निश्चित तौर पर अपराध में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होगी। आज जो एक निर्धारित अवधि है उसमें हम लोग देखते हैं कि आज जो है नशाखोरी इतना बढ़ गया है छत्तीसगढ़ में कि आज पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का नाम जो है बदनाम हो गया है। नंबर टॉप पर है, 1 नंबर पर है आज छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक शराब की बिक्री जो है छत्तीसगढ़ में हो रही है। अब रात भर खुली रखेंगे तो ये दुगनी बढ़ जाएगी। अभी तो लोग और जो है दुगनी मात्रा में नशे का सेवन करेंगे और नशे का सेवन करना मतलब अपराध का बढ़ना है। निश्चित तौर पर इससे अपराध बढ़ेंगे। दूसरी ओर आज बॉम्बे, दिल्ली जैसी बड़ी शहरों में भी आज 24 घंटे दुकान खुली नहीं रहती है। ये छत्तीसगढ़ में इस तरह के नियम लागू करके आज ये क्या करना चाहती है सरकार, जो है पूरी तरह से अराजकता का वातावरण बन जाएगा। आज जब सारी दुकानें बंद रहती हैं, सारे आवाजाही बंद रहती है, तब तो अपराध को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जब रात भर लोगों की आवाजाही रहेगी तो पुलिस क्या कंट्रोल कर पाएगी? अपराधियों को कैसे आइडेंटिफाइड कर पाएगी कि ये अपराधी है या नहीं है? ये इससे पूरी तरह से अराजकता का वातावरण आज पूरे प्रदेश में बन जाएगा। इस अधिनियम को तत्काल वापस लेना चाहिए। दूसरी बात इसी में है जुड़ा हुआ कि श्रम अधिनियमों का खुलकर उल्लंघन होगा। अभी श्रमिक कानूनों का जो आज हमारे श्रमिक साथियों का जो संरक्षण आज मिलता था कानून का, वो समाप्त हो जाएगा। गुमास्ता एक्ट समाप्त करने के बाद में 24 घंटा दुकान खुले रखेंगे आप तो श्रमिकों का शोषण होगा, उनसे अधिक ड्यूटी कराई जाएगी, उनसे अधिक काम लिया जाएगा। तो ये जो है पूरी तरह से इस अधिनियम को तत्काल सरकार को वापस लेनी चाहिए। अभी श्रम विभाग के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पर श्रम एक्ट को नया लागू किया गया है, जिसमें हमारे 7 दिन दुकान अपना खोल सकते हैं और रात दिन खोल सकते हैं, ऐसा प्रावधान जैसा जिनका सुविधा अनुसार। साथ ही साथ छोटे व्यापारियों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, रोजगार के अवसर प्रदान होगा। जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ भी महानगर पर बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार से हम लोगों ने निर्णय लिया है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, सुविधा मिल सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। अभी एक्ट से बहुत ही ज़्यादा हमारे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। 10 कर्मचारी से कम रखने वाले दुकानदारों किसी तरह से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा और 10 से ऊपर वाले को अनिवार्य रूप से पंजीयन भी कराना आवश्यक होगा। इससे सभी को इससे लाभ मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। अब एक हम सब लिए बड़ी ही अच्छी छत्तीसगढ़ के लिए होगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली में आज रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम पद की शपथ ले ली है। साथ ही कैबिनेट मंत्री पद के लिए कपिल मिश्रा ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कपिल मिश्रा को गोपनीयता की शपथ दिलवाई। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, जिस पर सपा नेता शिवपाल यादव ने निशाना साधा है। निशाना साधते हुए शिवपाल ने कहा कि बजट एक बड़े घोटाले की पतकट है। मैं इस बजट को खारिज करता हूं। सरकार को जुमलों की किताब की जगह जनता की आवश्यकताओं के अनुसार बजट बनाना चाहिए। 2027 में हम बेहतर बजट लाएंगे। आइए सुनिए। बड़ा बजट है और सभी वर्गों के लिए काफी लाभदायक बजट बताया जा रहा है। देखिए, ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की जरूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। बस मुझे सही कहना। अगली खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परिजनों के सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कल कुछ इंसिडेंट भी और आपने क्या जानकारियां मिली? देखिए, 2 लोग एक्सीडेंट करके आए थे और उन लोग डेथ करके ही यहाँ आए थे। आते ही डॉक्टर उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद वहाँ के बहुत सारे लोग आए, रात में मारपीट तोड़फोड़ की। इसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से निवेदन करते, आग्रह करते कि उन लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दे। रात भर डॉक्टर इधर से भागे फिर रहे थे, चुप रहे थे, भयभीत कर हो गए थे डॉक्टर। प्रशासन को आके लाठीचार्ज करना पड़ा। ये काफ़ी निंदनीय विषय है और इसका हम लोग निंदा करते हैं और जो भी इसमें संलिप्त हैं उससे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जब तक सजा नहीं मिलेगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। उन व्यक्तियों को चिन्हित करके सजा दिलवाएंगे कि आने वाले दिन में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। अच्छा, आपकी बात परिजनों से भी हुई जिनके साथ ऐसा मामला हुआ और साथ ही यहाँ के डॉक्टरों से भी हुई, तो क्या समझ में आया आप लोगों को? उनके परिजनों से तो मामला जो बात हुई थी वो उस तरह का कोई बात नहीं है, लेकिन जो यहाँ बात हुई और जो लोग तस्दीक थे, जो लोग बोल रहे थे कि आने के बाद ही तुरंत डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, उसके बाद उसके परिजन आके हंगामा करने लगे, तो ठीक बात नहीं। डॉक्टर तो अंतिम समय तक चाहता है। अभी हमारा यहाँ ऑफिस भी है, सारे लोग थे उसमें, तस्दीक थे, सारे लोग कोऑपरेट कर रहे थे, सारे लोग समझा रहे थे, लेकिन वो लोग माने नहीं और मारपीट करते रहे। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। परिजनों का एक बड़ा आरोप ही है सर इसमें कि कई घंटों तक यहाँ पर बॉडी लगी रही, उसके बाद डॉक्टर देखने तक नहीं पहुँचे। गलत बात, एकदम गलत बात। अभी तो फिलहाल आप देखिए, कोई भी पेशेंट आता है हम लोग भी उसको तुरंत रिसीव करते हैं और तुरंत लोग देन एंड देयर इलाज करवा रहे हैं। अभी खास करके जितने वार्ड बॉय हैं, नर्सेज हैं, जितनी डॉक्टर है, सबको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी देखिए एक पेशेंट पड़ा, कोई है नहीं उनका, फिर भी इलाज कर रहा है। अगर थोड़ा देर चुप जाएंगे तो उसकी भी जान नहीं बचेगी। तो इस तरह का घटना होता है। किसी को एक आरोप लगा देंगे, आपका 4-5 घंटा यहाँ पड़ा हुआ है, हमारा यहाँ कार्यालय भी, आप क्यों नहीं आके खबर?
सारे लोग तो कर रहे हैं, किसी को आज तक तो शिकायत का मौका नहीं मिल रहा। इस तरह का निराधार आरोप लगाना ही गलत है। विधायक जी, ऐसा माहौल यहाँ नहीं था। रिम्स कर सकते हैं क्या हो रहा है। रिम्स में भी हमारे लोग हैं, हम लोग जहाँ तक होता है लोगों को जान बचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, और इस तरह का गुंडागर्दी तो हम नहीं चलने देंगे। मेरे संज्ञान में आएगा तो हम खुद स्वतः यहाँ आएंगे। कल मैं था नहीं, जो रात में मैं खुद आता है यहाँ, और जो भी सपोर्ट डॉक्टर को करना है मैं करूँगा, और डॉक्टर लापरवाही करेंगे तो उसका विरोध भी करेंगे। हॉस्पिटल में जो भी चीज़ का मशीनरी अगर खराब रहता है उसका भी विरोध करते हैं, उसको सहयोग भी करते हैं कि तुरंत बने और उसका इलाज होना तो यही चाहिए। होना तो चाहिए कि जो लोग आए उसका इलाज हो। इस तरह का मारपीट करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। उनको लोग को जाने के बाद जो पेशेंट आए उनका क्या हाल हुआ हो, आप सोच के बताइए। ये अस्पताल में कितना लोड है। अब चतरा के भी पेशेंट आते हैं, बड़का गांव के भी आते हैं, बरीब के भी आते हैं, कोडरमा के भी आते हैं, बगोदर का आते हैं, राजधनबाद, सरिया, विष्णुगढ़, सारे जगह के लोग आते हैं। तो पेशेंट का तो काफी भरमार है। उतना सुविधा नहीं रहने के बाद भी रात दिन यहाँ मेहनत हो रहा है। तो इस तरह का मारपीट करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप लोग भी निंदा करें और उन लोगों को चिन्हित करें। अगर किन्हीं के पास उनका फोटो है, कुछ है, चिन्हित करें, उस पर तुरंत FIR करके उसको अंदर करा दें। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां हुगली के चंडीतला थाना प्रभारी जयंत पाल को गोली मारे जाने की खबर सामने आई है। घटना हावड़ा के बैथरा और शिवपुर थाना के बीच घोषपाड़ा पेट्रोल पंप के पास हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार 4 पुलिसकर्मी एक गाड़ी में जा रहे थे। एक महिला भी गाड़ी में सवार थी। तभी अचानक किसी ने जयंत पाल पर गोली चला दी। इस घटना के पीछे एक रहस्यमय महिला के कारण विवाद होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही हावड़ा सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में पुलिस अधिकारी को अस्पताल पहुंचाया। बड़ी खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां नगर परिषद का टिकट काटने पर भाजपा कार्यकर्ता हुआ नाराज। प्रवेश सोबती को उनके निवास स्थान पर मनाने के लिए पहुंचे मंत्री अनिल विज को देखकर छलक उठी उनकी आंखें। हरियाणा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एप्लीकेशन मांगी गई, कुछ अपने चुनिंदा आदमियों को बुला करके उनको बर्खास्त ले ली गई और उनको फर्जी अस्पताल प्रेस कॉन्फ्रेंस की करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश किया है, क्या मामला रहा? करोड़ों नहीं, सैकड़ों, 300 करोड़ कम से कम 300 करोड़ का घोटाला भाजपा के नेताओं ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर सारे कायदे कानून को धत्ता बताकर जो भी गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं थी उन पर पानी फेरते हुए अमीरों को 266 गज के प्लॉट 171 प्लॉट अलॉट कर दिए। 100 से ज्यादा प्लॉटों की रजिस्ट्री हो चुकी। तो ये जो प्लॉट जहां पर बाजारी कीमत 2 लाख रुपए गज है, जहां पर सर्कल रेट भी 46,000 रुपए गज है, वहां 8100 रुपए गज में रजिस्टर कर दी गई। एक मिली भगत करके और एक ही परिवार के 5-5 प्लॉट, जो क्या एक जो कैंडिडेट 21 नंबर वार्ड से वीरेंद्र भड़ाना चुनाव लड़ रहा है, उसके दोनों बेटा, दोनों बहू और खुद के एक घर में 5 प्लॉट, और जो अपनी इलेक्शन का जो एफिडेविट दिया है उसमें अपनी संपत्ति 11 करोड़ रुपए वो लिख रहा है। तो 11 करोड़ रुपए की संपत्ति वो उन्होंने बताई अपनी एफिडेविट के तहत, और उस व्यक्ति को वो के गरीब में 1,80,000 रुपए से कम आमदनी वाले के लिए स्कीम थी, नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत। और ये EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए थी, लेकिन ये अमीरों के लिए बना दी। एक अधिकारी, छोटा मोटा नहीं, SC लेवल का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर स्मार्ट सिटी विकास मोहन दहिया, जिसकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपए तो कम से कम होगी, मैं समझता हूं, और ज्यादा ही होगी, उसके नाम प्लॉट दिया गया है। क्या वो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आ गया क्या? तो इस तरह से बहुत बड़ी धांधली हुई है। इसकी हमने CBI इंक्वायरी के लिए मांग की है। अगर सरकार नहीं करेगी
तो आगे का इस पे कार्रवाई करेंगे। उदयवन जी, जो 200 करोड़ का घोटाला था, कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा में भी उठाया था, उसके बाद मुद्दा गरमाया था, तो विधानसभा में भी इस मामले को उठाने का प्रयास किया जाएगा। नगर निगम के जो चुनाव चल रहे हैं नगर निगम से संबंधित था। ये 200 करोड़ का भी होगा, ये 300 करोड़ वाला भी होगा। और जिस तरह से यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम से लोगों को जो मूर्ख बनाया गया, जो लोगों से झूठ बोला गया, वो भी सारे मुद्दे इसमें उठाए जाएंगे। वे किस तरह से ये बीपीएल कार्डों को कम करने जा रहे हैं, किस तरह से इन्होंने गरीबों को जो पक्के मकान बनने थे, जो प्लॉट दिए जाने थे, उन सब पर इन्होंने पानी फेरने का काम किया। इन्होंने 1,80,000 प्लॉट हरियाणा में दिए जाने थे प्रधानमंत्री आवास योजना को, उस स्कीम को इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो इससे ये लगता है कि ये बिल्कुल दलित विरोधी, गरीब विरोधी ये सरकार है। और नगर निगम में जिस तरह से हाउस टैक्स के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए लोग जो परेशान हो रहे हैं, वो सभी के सभी लोग इन लोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त है और इसके लिए लोग अपना वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे और कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ और हमारा मेयर भी और पार्षद भी यहाँ नगर निगम में जीत कर सर, अभी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा को हराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। सुशील गुप्ता क्या कहते हैं अब ये सब आपको भी पता है। मैं तो ये कह सकता हूँ यह आम नहीं है, यहाँ तो आम की जगह गुठलियां हैं, इसलिए गुठलियों पे कोई नहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।